नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। आलू का भाव कौड़ी से भी सस्ता हो गया है। 20 क्विंटल आलू 1 रुपए के भाव बिक रहा है। आगे आपको बताएंगे पूरी खबर। साथ ही चीनी पर भी रहेगी हमारी नजर। लेकिन अगर आपके पास कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है, कॉल कीजिए हमें। 180020097890 हमारा नंबर है। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। 7045220000 पर व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के तरीके। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में भी आलू के किसानों का बुरा हाल। इंदौर में 1 रुपए में बिका 20 क्विंटल आलू। परेशान किसानों ने मदद के लिए लगाई प्रधानमंत्री मोदी से गुहार। देश में चीनी कम। फरवरी तक उत्पादन 18% टूटा। महाराष्ट्र में 40% कम बनी चीनी। गेहूं की कीमतों में गिरावट और किसानों के विरोध से दबाव में आई सरकार। इसी महीने गेहूं के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने का फैसला संभव। खाने के तेलों में शुरुआती गिरावट खत्म। वायदा में दाम आधे % चढ़े। सरसों सोयाबीन में तेजी से मिला सपोर्ट। कच्चा तेल लुढ़का। घरेलू बाजार में दाम 1% नीचे। अमेरिका में भंडार बढ़ने से कीमतों पर बना दबाव। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, वो ये कि मॉडल जीएसटी बिल की उच्चतम सीमा तय कर दी गई है। इसे 14% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर 40% टैक्स वसूल सकते हैं। वही स्लैब, बाकी स्लैब्स में किसी तरह का कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं डेलॉयट इंडिया के सीनियर डायरेक्टर MS मणि से। मणि साहब, स्वागत है आपका। सर, पहले तो समझेंगे, स्टेट और सेंटर ये दोनों को मिलाकर जीएसटी 40% का ये दर वसूलेंगे, इसके इम्प्लीकेशंस क्या देखते हैं आप? देखिए, पहली बात यह है कि जो 28% डिसाइड किया गया था, हाँ, ये जीएसटी काउंसिल ने तय किया था। उनकी जो मीटिंग थी अक्टूबर 2016 में, ओके, और उस वक्त ये कहा गया था कि 28% मैक्सिमम सीमा रहेगी और 28% के ऊपर सिर्फ 4 कैटेगरीज के आइटम, जिसको सिन गुड कहा जाता है, हाँ, सिर्फ उन आइटम्स के ऊपर 28% से ज्यादा जीएसटी लागू की जाएगी। ओके। तो आज का जो डेवलपमेंट है, इसके बेसिस पे मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 28% बढ़ के 40% हो गया है, या वो कह रहे हैं कि जो सेस लगाने वाले थे वो सिन गुड के ऊपर, हाँ, उसका कैप वो 12% कर रहे हैं क्या? ओके, तो इसमें अभी और क्लैरिटी की जरूरत है, आप कह रहे हैं? मेरे हिसाब से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अभी शेड्यूल्ड है इस वीकेंड पे, शनिवार और रविवार को। ओके। तो शनिवार और रविवार की जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है, उस मीटिंग में शायद हमें क्लैरिटी मिलेगी कि उन्होंने 28% को वाकई 40% किया है कि नहीं। ऑलराइट। सर, आप जिन 2 कंडीशंस की बात कर रहे हैं, केस 1 एंड केस 2, इन दोनों को अगर अलग अलग देखा जाए तो फिर किस तरह का इम्प्लीकेशंस आप देख रहे हैं आगे चलते हुए जब ये लागू होगा? अच्छा, अगर मैं समझूं कि 28% 40% वाकई बन गई है, तो पहली बात ये आती है कि ये रेट को बढ़ाने का हक सिर्फ रहता है जीएसटी काउंसिल के हाथ में। ओके। ये जो रेट इंक्रीज है, दिस कैन नॉट बी डन इवन बाय द गवर्नमेंट। ओके। सिर्फ जीएसटी काउंसिल के पास हक है कि वो जीएसटी के स्लैब को बढ़ाए और 28 को 40% करे। ओके। पर अगर उन्होंने ऐसा किया या अगर वो करने वाले हैं, इसका असर ये रहेगा कि बहुत सी आइटम जो आज की तारीख में 29-30% की इफेक्टिव टैक्स पे थी, जिसपे ये उम्मीद थी कि वो रेट कम घटकर 28% हो जाएगी, ओके, वो घटकर 28% नहीं हो जाएगी, वो शायद 30 के करीब रहेगी। अच्छा। तो क्योंकि बहुत सी आइटम्स हैं जिसका एक्साइज और ऑक्ट्रॉय और वीएटी का जो कंबाइंड असर है, ओके, वो 30% के करीब है जी। तो उन आइटम्स के ऊपर लोगों का अनुमान ये था कि रेट घटेगी, ओके, और वो रेट घटकर 28 हो जाएगी जी। पर अगर वो रेट घटकर 28 नहीं हुई और उसी लेवल पे रही, हाँ, तो उन बिजनेसेस को उसकी वजह से झटका लगेगा। ओके, क्योंकि वो अभी तक तैयारी ये समझ के कर रहे थे कि वो 28% में आएगी। पॉइंट टेकन मणि साहब, पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पर क्लैरिटी रखने के लिए मणि साहब। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं कमोडिटी कॉल में। बताते हैं आपको कि अभी
कमोडिटी मार्केट में किस तरह का मूड बना हुआ है। कच्चे तेल में गिरावट गहराती दिखी है, सुबह से अब तक ज्यादा प्रेशर दिखा है। घरेलू बाजार में दाम 1% तक टूटे हैं। दरअसल अमेरिका में जो कच्चे तेल का भंडार है वो रिकॉर्ड स्तर पर चला गया है, इससे प्रेशर हुआ है। वहीं अमेरिका में इस महीने ब्याज दरें बढ़ने के जो अनुमान है काफी तेज है, इसकी वजह से सोने में सुस्ती छाई हुई है। एग्री कमोडिटी मार्केट में खाने के तेलों ने हालांकि एक यू टर्न दिखाया है। गिरावट थी पहले, अब वो खत्म हो गई है। ऊपर चढ़ने की कोशिश यहाँ पर हमने सीपीओ सोया तेल दोनों में देखी, आधे से 5% तेजी है। ग्वार में भी तेजी है। साथ ही धनिया की अगर बात की जाए तो इसमें भी हमने 1.5% ऊपर कारोबार होता देखा। आज हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी जुड़ चुके हैं। अनुज, आपका स्वागत है। अनुज, बताइए आज आपकी हॉट पिक्स क्या है? अनुज, आपको आवाज आ रही है? देखिए, हमारी हॉट पिक में हमने कॉटन को शामिल किया है। हमने देखा है कि कॉटन पैक में तेजी का माहौल बना है। इंटरनेशनली भी कॉटन के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, हमें लगता है कि कॉटन के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 20,900 21,000 के आसपास। स्टॉप लॉस करीबन 20,600 तक हो सकता है। टारगेट हमें लगता है करीबन 21,700 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉटन पैक में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। साथ में हमने ग्वार सीड को चुना है। हमने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैली देखी है। मुझे लगता है कि इसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। करीबन 3,680 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3,500 पे लगा सकते हैं। टारगेट हमें लगता है 3,900 तक देखने को मिल सकता है। दोनों को एज ए पोजिशनल तौर पर बाय इनिशिएट की जा सकती है। ओके, तो अनुज की तरफ से कॉटन और ग्वार सीड में आज की हॉट पिक निकल कर आ रही है। चलिए अब यहां से रुक करते हैं मंडी की खबरों का। कल हमने यूपी के आलू के किसानों की दुर्दशा आप तक पहुंचाई थी। आज खबर मध्य प्रदेश से आई है। राज्य में आलू का दाम रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। यहां की इंदौर मंडी में एक किसान को अपने 20 क्विंटल आलू को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में बेचना पड़ा है। देखिए ये खबर। 20 क्विंटल आलू का भाव 1 रुपए। जरा सोचिए 1 किलो आलू का भाव क्या होगा। चौंकिए नहीं, आपका सारा गुणा गणित धरा का धरा रह जाएगा। इंदौर की चोइथराम मंडी, यहीं पर ये सौदा हुआ है। यकीन नहीं है तो इन रसीदों को देखिए। ये है देश में किसानों का हाल, जहां पैदावार का कोई भाव ही नहीं। यहाँ आलू की ये परिस्थिति हमने देखी कि हमारे ये आलू के ये कट्टे 20 रुपए और 25 रुपए में थोक के भाव बिक रहे हैं। तो इसमें हमको कुल मिला के 1,000 रुपये ये गाड़ी का भाड़ा, हमाली वगैरह ये करके माइनस में हमको 1 रुपये बचा। कुछ दिन पहले इसी किसान को मंडी में आलू बेचने के साथ उल्टे व्यापारी को ही 700 रुपए का भुगतान करना पड़ा। बेशक देश में ऐसे सौदे इससे पहले कभी नहीं हुए होंगे। ये वाला बिल है सर वो, और इसमें हमको 108 कट्टे में सर माइनस 700 रुपये जमा करने पड़े हैं। भाड़ा आड़ा सबको ये काट के। दुर्दशा के बाद आलू के किसान अब लामबंद होने लगे हैं। यूपी में तो चुनाव है, आचार संहिता की दलील है, लेकिन एमपी के शिवराज सिंह चौहान क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? समस्या काफी बड़ी है, लिहाजा किसानों ने मामले को ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। ये तो हाल रहा आलू का, लेकिन अब फोकस हम चीनी पर करेंगे। देश में चीनी उत्पादन तकरीबन 18% गिर गया है। फरवरी तक करीब 162 लाख टन चीनी का उत्पादन हो सका है, जो कि पिछले साल इस अवधि में करीब 2 करोड़ टन चीनी उत्पादन हुआ था। इस दौरान महाराष्ट्र में उत्पादन 40% से ज्यादा टूटा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही उत्पादन देखने को मिला है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी है। मनीषा, है कितनी कमी हो सकती है देश में वाकई चीनी की? एक तरफ महाराष्ट्र के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के। क्या वाकई चिंता की बात है? नेहा, फिलहाल तो यहाँ पर चिंता की बात नहीं है। जो भी हमने प्राइस राइज देखा है वो शायद सेंटिमेंट को लेकर है कि आगे जाकर यहाँ पर चीनी की कमी हो सकती है, क्योंकि जैसे हम बात करते रहे हैं कि इस्मा ने कहा है कि 21.3 मिलियन टन वो अंदाज लगा रहे हैं इस बार चीनी प्रोडक्शन का। ऑफ कोर्स वो नंबर्स उन्होंने 25 जनवरी को दिए थे और 6 मार्च को उनकी दोबारा से मीटिंग है, तब वो रिवाइज करेंगे कि एग्जैक्टली अब लेटेस्ट एस्टिमेट्स क्या निकल के आते हैं यहाँ पर चीनी आउटपुट को लेकर। जैसे हम बात करते रहे हैं कि इस्मा के हिसाब से ही 7.5 मिलियन टन यहाँ पर कैरी ओवर स्टॉक भी
होने वाला है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो शायद हम 28 मिलियन टन चीनी की इस बार बात कर रहे हैं। कंजम्पशन जहां तक है वो 24 मिलियन टन है। उसके बाद भी आपके पास यहाँ पर 4 मिलियन टन चीनी बचती है नए स्टॉक के हिसाब से लेकर। अब कंसर्न इस बात को लेके है कि काफी हद तक, काफी समय से हमने देखा है कि कम से कम 3 महीने की चीनी पड़ी होनी चाहिए शुगर मिल्स के पास यहाँ पर, लेकिन 3.5-4 मिलियन टन सिर्फ 1.5 महीने की जो कंट्री की कंजम्पशन है उतनी ही चीनी यहाँ पर है। तो उसका अंदाजा लगाया जा रहा है, जैसे इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि शायद इंडिया को 2 मिलियन टन चीनी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकती है। जो 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगी है वो भी हटाने की बात की जा रही है। तो वो सभी इसी चिंता से बन के आ रही है कि चीनी का शायद हमारे पास बहुत अच्छा ओपनिंग स्टॉक नहीं रहने वाला है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ऑफकोर्स जैसे समर सीजन आएंगे तो आपकी डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी। इस बार दिवाली जल्दी है, 19 अक्टूबर को है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ज्यादातर मिल्स भी यही मानती हैं कि इस बार जो क्रशिंग सीजन है वो भी नवंबर की जगह अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा और चीनी जल्दी बाजार में यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। सो जहां तक जानकारों का मानना है, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स थोड़ी सी यहाँ पर चिंता में है, लेकिन पैनिक में वो यहाँ पर फिलहाल नहीं है। अगर हम एक्स मिल की बात करें तो प्राइसेस वहां पर अभी भी 37-38 चल रहे हैं। रिटेल ऑफ कोर्स यहाँ पर 42 से 45 भी है कई स्टेट्स में, पर अगर ये यहीं पर रहता है तो शायद गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि जब चीनी की सप्लाईज मार्केट में आती हैं तो वो ओवरऑल कंज्यूमर तक पहुंचती हैं, स्टॉकिस्ट के पास नहीं रह जाती। अगर वो नहीं होता तो आई डोंट थिंक यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंता की बात है। ओके, चलिए, तो उत्पादन कम हो सकता है लेकिन बावजूद इसके बहुत ग्रेव सिचुएशन नहीं है। मनीषा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए। अनुज, आपको इस चर्चा में शामिल करूंगी। दो तरफ के फैक्टर्स हैं। नंबर्स ऑफ कोर्स कीमतों को चढ़ाने वाले संकेत दे रहे हैं, लेकिन सामने से ये भी है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है और अभी रिव्यू कर सकती है सरकार इसको। इस स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है, चीनी में अब आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे मनीषा जी ने कहा कि जो 6 मार्च को मीटिंग होनी है उसमें मुझे लगता है कि जो एस्टिमेट है वो रिव्यू होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जो हमने इंडियन मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखा था वो एक इंटरनेशनल मार्केट से भी आता हुआ दिखाई दिया था। मुझे लगता है कि अब जो भाव हैं करीबन जो NCDX में 3800 के आसपास चल रहे हैं, मुझे लगता है कि मार्केट अब एक सीमित दायरे में रहेगी, क्योंकि मुझे अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट पर देखें तो 4000 के ऊपर मुझे लगता है कि भाव जल्दी से जाएगा। बट हाँ, हो सकता है कि आगे होली भी आनी है और फेस्टिवल डिमांड भी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, जो कि हो सकता है कि भाव को ऊपर करीबन 3900 रुपए तक लेके जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 50 से 100 रुपए की एक तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मगर अब जब नेक्स्ट पोजीशन जो बनेगी वो मुझे लगता है कि जब उनका एस्टिमेट आएगा रिवाइज होके, उसके बाद ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखिए, छोटी अवधि के लिहाज से अभी कुछ खरीदारी की पोजीशन रखी जा सकती है, लेकिन बहुत लंबी नहीं। 6 मार्च के आसपास जब रिव्यू मीटिंग होगी तब वहां पर आपको अपनी पोजीशन रिकंसिडर करनी पड़ सकती है। फोकस कच्चे तेल में करेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत तेजी से कीमतों को हमने टूटते हुए देखा है। घरेलू बाजार में इसका दाम तकरीबन 1% गिरता दिखा है। इंटरनेशनल मार्केट्स टूटे हैं, उसी का असर घरेलू कीमतों पर दिखा है। नाइमेक्स $54 के नीचे है, ब्रेंट 56 के नीचे आ गया। नवनीत इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। नवनीत, क्या ये प्रेशर जारी रहने वाला है, क्या करेंगे आप? जी नेहा, हमने देखा है कि क्रूड ऑयल जो है खासी रेंज में चल रहा है। पिछले 2 महीने से 53 और $55.5 के रेंज में नाइमेक्स ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये लोअर बैंड ऑफ द रेंज की तरफ ट्रेड कर रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री जो है वो पाइल अप होती नजर आ रही है, और दूसरी तरफ प्रोडक्शन कट जो अनाउंस किए थे 1.8 मिलियन बैरल में से 1.5 मिलियन बैरल ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे दोनों तरफ के फंडामेंटल्स प्ले इन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी डिप यहाँ से मेजर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 3550 के आसपास बाय किया जा सकता है। 3500 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 3650 3700 के टारगेट हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ऑलराइट, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जो ब्रेक के बाद लौटेंगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे कमोडिटी कॉल पर। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते, पिंक सिटी जयपुर का रुख करते। विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, हाय, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने कॉपर सेल आउट कर रखा है 406 में अप्रैल का 2 लॉट। ओके, तो 406 मुझे क्या में सेल की पोजीशन है। आज कॉपर में हमने प्रेशर भी देखा है। करंट कॉन्ट्रैक्ट 402 के पास इस समय ट्रेड कर रहा है। नवनीत, आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी? जी, मुझे लगता है कि इनकी पोजीशन के लिए इनको 409 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए
और ट्रेल स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अभी 401 अगर ब्रेक करता है तो इनको अपनी पोजीशन और एनहांस करके कॉस्ट टू कॉस्ट रख लेनी चाहिए। मुझे लगता है 398 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो इजीली ब्रीच नहीं करेगा, तो इनको अपनी पोजीशन 398 399 के आसपास काट लेनी चाहिए। ओके, व्हाट्सएप के जरिए गुजरात से आमिर ने अपना सवाल हमें भेजा है। अनुज, इनका सवाल जीरे में है, 36 बोरी इनके पास है और किसान है ये। देखिए नेहा जी, हमने शो में पहले भी डिस्कस किया था कि जो जीरा है वो अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर में रहेगा और हमने वैसे ही मार्केट में मूवमेंट होता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि जीरे में अभी भी थोड़ा प्रेशर जो सेलिंग है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे एक बार हमें लगता है कि भाव 16,500 से लेकर 16,300 तक देखने को मिल सकते हैं, तो उस रेंज में अगर मिलते हैं तो मुझे लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए और अगेन अगर भाव नीचे आते हैं तो वहाँ से दोबारा बाई इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो थोड़ा इनको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो निर्यात मांग है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो हो सकता है कि लंबी अवधि के लिए यहाँ पर पोजीशन को रखना सही रहेगा, मगर छोटी अवधि में मुझे लगता है कि भाव में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, राजस्थान से व्हाट्सएप के जरिए अरविंद ने अपना सवाल भेजा। नवनीत, इनका सवाल सोने में है। इनके पास 2 किलो के करीब सोना इन्होंने सेल की पोजीशन यहाँ पर है इनके पास 29,405 में इन्होंने शॉर्ट किया है, क्या करें? जी, मुझे लगता है कि गोल्ड में कोई भी डे पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हमने देखा है कि रेट हाइक एक्सपेक्टेशन जो है यूएस में वो इंक्रीज हो रही है, पर सोना में खासा प्रेशर नहीं देखने मिल रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा है कि हर डिप पे ये एग्जिट कर ले अपनी पोजीशन 29,300 के आसपास। इनफैक्ट बाय करके चला जा सकता है, 29,100 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और आने वाले दिनों में 30,000 के ऊपर का भाव देख सकते हैं। ओके, प्रगट हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, हमारे पास में कॉटन है 100-125 क्विंटल, तो आगे हम किसान हैं, क्या करें, रखें या बेच दें? ओके, अनुज, कॉटन के फंडामेंटल्स आपको कैसे दिख रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट से किस तरह की क्यूज हैं, क्या कर सकते हैं ये? देखिए इस बार अगर हम देखें तो इंडिया में जो कॉटन की क्रॉप है वो कंपैरेटिवली कम है और जो एक्सपोर्ट्स डिमांड है वो भी यहाँ कंटिन्यूस बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि कॉटन का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट रहेगा और हो सकता है। और हमने देखा भी है, अगर हम जनवरी से देखें तो कॉटन, कपास और कॉटन सीड ऑयल के तीनों के अंदर ही एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि जो इनकी पोजीशन है इसको होल्ड करना चाहिए। हमने आज अपने टॉपिक में भी कॉटन ही दिया है। मुझे लगता है कि जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स का, वो कॉटन वो करीबन 21,500 से लेकर 21,700 तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जिनकी बाइंग पोजीशन है कॉटन के अंदर, मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। ओके, मुंबई का रुख करते राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल हाय, किस कमोडिटी में जानकारी चाहते हैं आप? मेरे को जिंक में जानकारी चाहिए था मैडम। कोई पोजीशन खड़ी की है? हाँ जी, 194 पे मेरा पोजीशन है बाइंग का। 194 पर जिंक लिया है। नवनीत, जिंक पर आपकी क्या राय है? जी, मुझे लगता है 190 के नीचे अगर जिंक स्लाइड करेगा तो 183 भी दिखा सकता है आने वाले दिनों में, तो अगर इनको होल्ड करना है अपनी पोजीशन तो 190 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, और ऊपर क्या टारगेट्स देख सकते हैं? जी, अगर यहाँ से अगर पॉसिबल रिवर्सल हुआ तो 197 198 के भी भाव इनको देखने मिल सकते हैं। ओके, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारे साथ हरियाणा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत हाय, क्या सवाल है आपका? मैम मैं ग्वार में इन्वेस्ट करना चाहता था, उसकी क्या मतलब मैम आगे फ्यूचर में है? ग्वार में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या टाइम फ्रेम है आपके पास? शॉर्ट टाइम मैम 5 से 10 दिन। 5 से 10 दिन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। ओके, कोई और कमोडिटी भी है? और मैम सिल्वर में भी आप इतने टाइम फ्रेम के लिए पैसा लगाना चाहते हैं? हाँ। ओके, चलिए क्विकली पहले ग्वार पे बात करते हैं। अनुज, आपकी हॉट पिक भी है, 5 से 10 दिन के लिहाज से बताइए क्या रणनीति हो पुनीत के लिए?
हाँ देखिए, जो हमारी ग्वार में कॉल है वो बाय ऑन डिप्स है। मुझे लगता है कि करंट मार्केट पे तो नहीं, अगर यहाँ से भाव 50 रुपये टूटते हैं तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। नो डाउट कि दोनों ही ग्वार और ग्वारगम दोनों का ही जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, बट मार्केट अभी ओवरबॉट कैटेगरी में है, तो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट करेक्शन देखने को मिले, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। जैसे कि हमने ग्वार सीट में टारगेट दिया 3900 रुपये का, तो मुझे लगता है कि उस टारगेट के अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं, और हमें लगता है ग्वारगम में ऊपर टारगेट करीबन 8100 8200 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कमोडिटीज में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। और नवनीत, चांदी में 5 से 10 दिन के लिहाज से आपको लगता है कि कोई खरीदारी की पोजीशन बन सकती, क्योंकि आज तो चांदी प्रेशर में है? जी, चांदी आज करीब 100-125 रुपये डाउन है, पर हमने देखा है कि चांदी में लास्ट कुछ दिनों में 1500-1600 रुपये की रैली हुई है, तो उसका थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है। मुझे लगता है बेस मेटल्स के साथ साथ प्रेशियस मेटल दोनों अच्छे सपोर्ट पे है, एंड चांदी में आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। कोई भी डिप पे बाय किया जा सकता है, 43,500 के आसपास बाय करें, 43,000 के नीचे का स्टॉप मेंटेन करिए। आने वाले समय 45,000 के ऊपर के रेट देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पर कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं खत्म होता है। अनुज, जाने से पहले आपकी डिस्क्लोजर। हमने यहाँ भी जो भी डिस्कस किया उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स को रिकमेंड किया गया है, उनकी पोजीशन हो सकती है। ओके, नवनीत, आपके डिस्क्लोजर। जी, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट हमने इनमें से कुछ स्ट्रेटेजीज अपने क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट की है। ऑलराइट, नवनीत, अनुज, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।